तो आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। इसमें कुल 5 सवाल हैं, ठीक है। इन 5 के पांचों समस्याओं को सवालों को हल करना है हमें। तो इस सवाल में क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 2 में, पहला प्रश्न मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो दूसरे प्रश्न में ये जो 5 सवाल हैं इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको समझा दे रहा हूँ सवाल में आखिर पूछा क्या है। तो यहाँ पर सवाल में लिखा है कि निम्न समस्याओं, यानी जो भी यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं, में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है। यानी रैखिक समीकरणों का युग्म यानी जोड़ा, जैसे हम क्या करते थे, 2x + 3y = 6, 5x - 9y = 8, इस तरीके से हम रैखिक समीकरण युग्म बनाते थे। वैसे ही जो यहाँ पर शब्द समीकरण दिए गए हैं उसको हमें इस रूप में बदलना है। उसके बाद क्या करना है, और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से? विलोपन विधि से। हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें रैखिक समीकरणों को का युग्म बनाना है, उसके बाद हमें उसको विलोपन विधि से हल करना है, बस। यानी कि एक चर इसमें से हमें विलुप्त करना है, दूसरे चर को याद कर लेना है। इस तरीके से हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे इन सभी सवाल को, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से वापस से कर देता हूँ। आइए फिर आगे बढ़ते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके ये रहा। क्या कह रहा है सवाल? पेन वही लेना चाहिए था। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो सबसे पहले हम भिन्न के बारे में जानेंगे, आखिर भिन्न क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर परिभाषा सवाल में नहीं पूछा है, यानी भिन्न क्या है, यानी हमें भिन्न का मान बताना है, ठीक है। लेकिन हमें भिन्न पता होना चाहिए आखिर ये होता क्या है। तो भिन्न का मतलब होता है बटे वाली संख्या, ठीक, बटे वाली संख्या। तो भैया बटे वाली संख्या तो हमें पता है, जैसे आपने 3/4 लिख दिया, 5/6 लिख दिया। किसी स्टूडेंट का ये डाउट होगा कि भैया इसको तो हम परिमेय संख्या कहते थे। हाँ, ये परिमेय संख्या भी है और इसको हम बटे वाली संख्या कहते हैं, और यही हमारा भिन्न कहलाती है। एक बात यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है, वैसे पता होनी चाहिए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो ये ऊपर लिखा गया है इसको हम क्या कहते हैं, पता है आपको? अंश, ठीक। और जो यहाँ पर नीचे जो दो चीजें लिखी गई है, मतलब ये जो नीचे ऊपर वाली चीज क्या है, अंश है, नीचे वाली चीज है हर, ठीक। वही सवाल में दिया गया है, अंश और हर। आपने यहाँ पर देखा होगा अंश और हर, यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं। अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी अंश और हर क्या होता है। और यहाँ पर तो इस हिसाब से भैया अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अंश बटे हर, ठीक। अंश बटे हर बराबर होता है भिन्न के। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, अंश बटे हर बराबर भिन्न। जैसे अंश को अगर मैंने सपोज मान लो 5 है, हर 3 है, तो 5/3 क्या हो जाएगा, वह आपकी भिन्न हो जाएगी। उसके बाद सपोज यहाँ पर 5 को अगर मैंने x मान लिया, 3 को y मान लिया, तो अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है, और यही हमारा क्या है, भिन्न है। तो यानी कहने का मतलब आप भिन्न का मतलब समझ चुके हैं। अब इसको हमें सवाल के हिसाब से हल करना है, ठीक है। तो सवाल में हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रश्न कह रहा है यदि अंश में हम अंश में एक जोड़ दें, यानी कहने का मतलब हम क्या मानेंगे, माना। सबसे पहले आप दिमाग में आप सोचिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला मतलब दो वस्तुओं की, जिसको हम x, एक को x मान लेते हैं और दूसरे को y, और उसी से हम सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना। माना भिन्न का अंश, किसका अंश, भिन्न का, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश हमने क्या मान लिया, x, तथा भिन्न का हर बराबर y। भिन्न का अंश x व भिन्न का हर y हो गया। अब उसके बाद आगे हम सवाल को हल करेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी जो ये अंश वाला पार्ट है x, तो यहाँ पर अच्छा पहले आप दिमाग में दीजिए, प्रश्नानुसार वो भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। आप बस इतना सोचिए, अगर मैंने भिन्न का अंश x मान लिया, भिन्न का हर y मान लिया, तो वह भिन्न क्या होगी, वह भिन्न x/y होगी। लेकिन अब सवाल में क्या कह रहा है, पहले वाक्य में अंश में एक जोड़ दें, जो हमारा अंश है उसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, तथा हर में से एक घटा दें। हर में से एक हमने घटा दिया, तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। यानी ये जो पूरी समस्या है वो एक में परिवर्तित हो जाती है, ठीक। ये पहला वाक्य कह रहा है। अब इसको आगे हम हल करेंगे, मतलब अपने सरलतम रूप में लेकर के आएंगे, क्योंकि x और y का सरलतम रूप कैसे होता है आइए देखते हैं।
क्या है x+1 बराबर एक ब्रैकेट में y-1। इतनी बात समझ में आई। ये इधर था गुणे में, भाग में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई गुणे में हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे, एक y, एक करना में y, एक करना में y माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस एक, ठीक। उससे दिया हो जाएगा x+1। अब यहाँ पर ये प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y होगा, क्योंकि हम चर पद को एक तरफ ले लेंगे, अचर पद को एक तरफ, ठीक। तो ये माइनस का y, तो भैया अचर पद माइनस प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये -1 ठीक। x माइनस वाई बराबर -1 क्या हो जाएगा, -2। इस तरीके से हमने यहाँ पर समीकरण एक प्राप्त कर लिया है। ये हमारा क्या है, समीकरण एक। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ पर आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं इतने पे रहने देता हूँ। अब आगे क्या कह रहा है अगला वाक्य, यदि हर में एक जोड़ दे, यानी सबसे पहले फिर से हमें भिन्न लिखना होगा, ठीक, x/y। उसके बाद अब इस सवाल में क्या कह रहा है, अंश में कुछ बात ही नहीं किया है, केवल हर की बात कर रहा है। हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। कितना हो जाती है, 1/2, ठीक। अंश की बात नहीं कर रहा है तो अंश को वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे, फिर से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अब देखो ये दो इधर आएगा, तो ये भाग में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। ये इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 2x बराबर 1 ब्रैकेट में y+1। मैंने सिंपली इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर एक y का नाम y+1। अब अचर पद को एक तरफ, चर पद को एक तरफ, तो y इधर आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1। ऐसा क्या भैया, ऐसा करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हो तो सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए चर और अचर को ऐसे एक एक मतलब जैसे चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ कर लेना चाहिए, ठीक। इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हमारे पास दो समीकरण तैयार हो गए हैं, जिसको हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, जैसा कि सवाल में था, ठीक। सवाल में क्या कहा था कि आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, जैसा कि हमने बना लिया है। अब इसको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक पद को विलुप्त करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक चर को हमें क्या करना होता है, चर के गुणांक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है x का गुणांक, तो ये तो बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर -1 है y का गुणांक, और दूसरे समीकरण में भी y का गुणांक -1 है, तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, घटा दीजिए। अब तो समीकरण को पहले लिखना पड़ेगा, तब तो घटाएंगे। x माइनस वाई बराबर माइनस का दो, x माइनस वाई बराबर माइनस का दो, ठीक। उसके बाद क्या है, 2x माइनस वाई बराबर एक, 2x माइनस वाई बराबर माइनस का एक। एक सेकेंड, ये कैसे लिख दिया मैंने, माइनस का एक। अब यहाँ पर ये सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अब इसको आइए बिना किसी देरी के हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, माइनस का एक नहीं है, प्लस का एक है, वही तो मैं कहूँ, कैसे यहाँ पर माइनस का एक नहीं, ये प्लस का एक है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, घटाना है, घटाना है। तो ये प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। घटा दीजिए अब। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x-2x, ठीक, ये माइनस वाला लिया जाएगा, क्योंकि घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। x-2x क्या हो जाएगा, माइनस का x, ये माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, बराबर माइनस का दो, माइनस का एक क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला चिन्ह आता है, बड़े वाले संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का x बराबर माइनस का 3। इस तरीके से x बराबर क्या आ जाएगा, 3। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है -x और -3 क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे, x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक। इसको मैं क्या कर देता हूँ इधर, और यहाँ पर ये हमारा x का मान निकल करके आ चुका है, ठीक है। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे या फिर दो में, तो हम एक में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का मान, x का मान समीकरण एक में रखने पर,
ठीक है, x का मान अब हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 कहाँ पर है? ये रहा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। x का मान 3 है तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, माइनस का y बराबर माइनस का 2। 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस का 2 माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ये -2 -3 -5 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर माइनस का 5। एक सेकंड में नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। माइनस वाई बराबर माइनस का 5। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया समझ में आई। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, y बराबर जैसे ही 5 आया, इस तरीके से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया है। लेकिन सवाल में x और y का मान नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है कि वह भिन्न क्या है। तो वह भिन्न क्या है? भिन्न का अंश अगर x है, भिन्न का हर y है, तो सवाल के हिसाब से क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो सवाल के हिसाब से मुझे इसको कॉपी कर लेना पड़ेगा। इसको मैंने क्या कर लिया? कॉपी। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? भिन्न का अंश x बराबर क्या है? x का मान क्या है? 3 है। हर क्या है? y 5 है। क्या यहाँ पर वह भिन्न क्या हो जाएगी? वह भिन्न भिन्न क्या हो जाएगी मेरे भाई? x बटे वाई। ठीक, और x बटे वाई का मान क्या हो जाएगा? 3/5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है अतः। अतः वह भिन्न x बटे वाई 3/5 है, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अतः वह भिन्न 3/5 है। ठीक है, इसको आप मिटा करके सीधा ये लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, कि नहीं? तो इस तरीके से हमने वह भिन्न ज्ञात कर लिया। अब आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल स्क्रीन पर आपके ये रहा। तो सवाल क्या कह रहा है? आपको हो सकता है ऊपर शायद ना दिखाई दे रहा हो, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो सवाल क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, ये वर्ष वाला आ चुका है, तो यहाँ पर क्या है? उम्र वाला। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, नूरी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पर क्या पूछा है सवाल में? नूरी और सोनू की आयु। तो हम सवाल में मान लेंगे वही। ठीक, क्या मानेंगे? माना। एक सेकेंड, हल हल माना किसकी आयु? नूरी की आयु। हमने नूरी की आयु को क्या मान लिया? हमने जो है नूरी की आयु को x वर्ष मान लिया। ठीक, तथा सोनू की आयु, लेकिन हाँ एक बात आपको यहाँ पर याद रखना होगा, y वर्ष। ठीक, हमने नूरी की आयु को x वर्ष और सोनू की आयु को y वर्ष मान लिया, लेकिन हमने वर्तमान आयु को माना है। किस आयु को? वर्तमान। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एक चीज और, वर्तमान। नूरी की वर्तमान आयु। कैसी आयु? वर्तमान। ठीक, वर्तमान आयु x वर्ष है, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, इस तरीके से हमने मान लिया। अब सवाल में जो कह रहा है उस हिसाब से हम सवाल को लिखते हुए चलेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, ये सवाल हमने पहले भी कर लिया है प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन अब हमें विलोपन विधि से हल करना है इस टाइप के सवाल को। ठीक है, तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? सबसे पहला मतलब वाक्य क्या कह रहा है, या पहला पार्ट सवाल का, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर सवाल में सबसे मेन पॉइंट अगर आप ध्यान देंगे, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व अब हम चलते हैं। यानी कहने का मतलब, अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताऊं, सपोज रवि है। ठीक, रवि 15 साल का है। कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। अगर मैं वर्तमान समय में, यानी अभी आज के टाइम पे अगर कोई रवि है स्टूडेंट, ठीक है, वो अभी 15 साल का है। ठीक है, लेकिन आज से 5 वर्ष पूर्व, अगर मैं 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो कितने साल का होगा? 10 साल का, 10 वर्ष का।
तो क्या यहाँ पर हमने क्या किया, 15 माइनस 5 किया, यानी कि जो यहाँ पर संख्या थी उसमें से हमने 5 घटा दिया। तो उसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व की जब बात हो रही है वर्तमान से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और y माइनस 5। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो हम दोनों में 5-5 घटा देंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि नूरी की आयु केवल 5 वर्ष घटेगी और सोनू की आयु y ही रह जाएगी। ये भी 5 वर्ष छोटे होंगे और ये भी 5 वर्ष छोटे होंगी, ठीक है। तो x माइनस 5 y माइनस 5 इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, इतने काम तो हमने कर दिया, 5 वर्ष पूर्व हम चले गए। नूरी की आयु, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो यहाँ पर सोनू की आयु है उसका 3 गुना है नूरी की आयु। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है 5 वर्ष पूर्व। इस तरीके से हमने सवाल में लिख दिया। अब इसको अब हम हल करेंगे और हमारे पास समीकरण 1 आकर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, बराबर 3y माइनस 5 तिहैया 15, चर पद को एक तरफ, x माइनस 3y बराबर माइनस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, x माइनस 3y। इस तरीके से समीकरण 1 को हमने प्राप्त कर लिया है बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। बहुत आसान सी मतलब बात थी, इसमें कोई बहुत ज्यादा उलझने वाली चीजें नहीं थी, हमने ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद जब पहला वाक्य कंप्लीट हो गया और पहला समीकरण भी हमारा कंप्लीट हो चुका है या मिल चुका है, ठीक। अब आते हैं दूसरे वाक्य पर, 10 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि की वर्तमान आयु क्या है, 15 वर्ष। अब यहाँ से 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष आगे वो कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, 15 प्लस 10 कर दिया और ये बराबर आ गया किसके, 25 के। तो यानी कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो x है उसमें अब हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो x प्लस 10, क्या y में 10 जोड़ना जरूरी है, हाँ भाई ये जरूरी है, क्योंकि दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है एक के लिए समय रुक गया, एक के लिए समय बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा होता तो अच्छा रहता, कोई कभी मरता ही नहीं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर इनको भी 10 साल बड़ा होना पड़ेगा। तो 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, तो x प्लस 10 y प्लस 10। अब सवाल में क्या कहा है, अब उसको देखते हैं। नूरी की आयु, जो नूरी की आयु है x प्लस 10 यानी 10 वर्ष पश्चात वाली आयु है, वो सोनू की आयु की, जो सोनू की आयु है उसकी क्या है, 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो क्या मैं यहाँ पर 2 गुना लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल आप लिख सकते हो। अब इसमें क्या करना है भैया, इसको हल कर देना है, उतना तो मुझे आता ही है, मैं हल कर दे रहा हूँ। 2y प्लस 10, यहाँ पर 2y इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर, प्लस का 10 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10, ठीक, माइनस का 10 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, या फिर 10 में से 10 गया 0। तो x माइनस 2y बराबर 0। इस तरीके से हमने एक और समीकरण प्राप्त कर लिया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है समीकरण 2। और जैसा कि हमने मतलब सवाल में पूछा था कि सबसे पहले आपको समीकरण युग्म बनाना है, तो समीकरण का जोड़ा हमने बना लिया। अब इसको आगे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें विलोपन विधि अप्लाई करना है। विलोपन विधि के लिए हमें या तो x का गुणांक बराबर करना होगा या तो y का गुणांक। तो यहाँ पर ऑलरेडी x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 1 है, यानी ये ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे चलना है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देना है। तो आइए, ये तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पर था, इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। तो आगे लिखते हैं, ये तो अगला सवाल आ गया। यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, लिखेंगे अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। क्या भैया जोड़ भी सकते हैं, हाँ आप जोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो है ये जो -3y मतलब
यहाँ पर एक पद हमें विलुप्त करना है। चाहे जैसे एक पद हमें विलुप्त करना है, क्या भैया गुणा करके भी कर सकते हैं? गुणा नहीं करना है, गुणा करोगे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, और भाग भी नहीं करना है। बस यहाँ पर घटा सकते हो या फिर आप जोड़ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आप चाहे घटाओ या फिर चाहे जोड़ो, बस इनमें से आपको एक काम क्या करना है, दोनों समीकरणों में से केवल इतना ध्यान रखना है कि एक चर पद आपको विलुप्त करना है, तभी विलोपन विधि कहलाएगा, ठीक? उसके बाद एक चर हमें मिलेगा। देखो, दो चर हैं, एक चर हमने गायब कर दिया, एक चर बचा, वही हमारा एक्स का मान या फिर वाई का मान हो गया, ठीक? बस वही सिंपल सी बात है, बस वही करना है, ठीक है? तो यहाँ पर समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, अब यहाँ पर, अच्छा भैया जोड़ने वाला एग्जाम्पल आप कोई दीजिए। अगले मतलब आगे आने वाले सवाल में मैं जोड़ने वाला भी आपको बता दूंगा, ठीक है? तीसरे सवाल में तो x माइनस थ्री वाई बराबर माइनस का 10। अभी इस पर आते हैं। दोनों समीकरणों को सबसे पहले लिख लो, x माइनस थ्री वाई बराबर माइनस का 10। ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर क्या था, जीरो था, और क्या था, x माइनस थ्री वाई बराबर माइनस का 10, x माइनस टू वाई बराबर जीरो, x माइनस टू वाई बराबर जीरो। तो यही था ना? हाँ भैया यही था। अगर यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लस का x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं पेन ही बदल देता हूँ चिन्ह बदलने, ये माइनस ये प्लस, ये यहाँ पर इसका तो कोई नहीं, फिर भी माइनस लिख देते हैं, ठीक? यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ, तो प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्लस टू वाई माइनस थ्री वाई, बड़े अंक के सामने जो चिन्ह होगा वो लगेगा। तीन में से दो गया एक, तो एक वाई बराबर माइनस दस माइनस जीरो माइनस का 10। तो यहाँ पर क्या आया, माइनस का एक, एक वाई का नाम वाई, तो यहाँ पर माइनस का वाई बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कटा, वाई बराबर क्या आ गया आपका, एक आ गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वाई बराबर एक आ 10 आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमने वाई का मान ज्ञात कर लिया है बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, बस, ठीक? तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया। जैसे ही हमें y का मान प्राप्त हो चुका है, अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है? बिना किसी देरी के अब हम जो है x का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए x का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, माइनस का थ्री वाई माइनस का टू वाई बराबर है कि नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। माइनस का टू वाई एक्स प्लस दस वाई प्लस दस, दो वाई, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर तभी तो मैं कह रहा हूँ। देखो, यहाँ पर क्या है, दो वाई यहाँ पर हो गया, दस दूनी बीस हो जाएगा, ठीक? यहाँ पर क्या आएगा, बीस, यहाँ पर आएगा आपका बीस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बीस बन जाएगा, ठीक? बीस यहाँ पर आ गया, ये माइनस दस उधर हुआ, तो ये क्या बना, प्लस का दस। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस का दस। तो यहाँ पर माइनस दस क्या हो जाएगा, माइनस का बीस। इसको मैं अगर मिटा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का बीस, माइनस का बीस। इसमें हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई थी। यहाँ पर दस दूना बीस होना चाहिए, बीस यहाँ पर आ गया, बीस में से दस गया, दस हो गया। उसके बाद यहाँ पर वही हमने फिर से लिख दिया है, बस, ठीक? तो वाई का मान यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, कोई जीरो साल नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 वर्ष, ठीक? इस तरीके से हमने वाई का मान याद कर लिया। अब वाई का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे। वाई का मान समीकरण एक में रखो या फिर दो में रखो, आपकी इच्छा। इस बार दो में रख लेते हैं। एक्स माइनस टू वाई बराबर 10, क्या है, एक्स माइनस टू वाई बराबर 10, और ऊपर लिखेंगे क्या, वाई का मान समीकरण दो में रखने पर। अब हम दो में रख देते हैं वाई का मान, तो यहाँ पर क्या है, एक्स तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक्स का मान पता नहीं है। वाई का मान क्या हो जाएगा, टू ब्रैकेट में 20 बराबर 10, 20 दूना 40, माइनस का 40, एक्स बराबर 10, माइनस 40 उधर जाएगा, प्लस 40, 10 प्लस 40, 40 10 50, एक्स, एक्स बराबर 50। तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लिया है। और जैसे ही हम एक्स और वाई का मान हमें मिल चुका है, अब हम आगे लिख सकते हैं सवाल में जो पूछा है। सवाल में क्या पूछा है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी की वर्तमान आयु एक्स, एक्स का मान लिख देंगे और वाई का मान। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, अतः नूरी की आयु, अ, नूरी की आयु हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो एक्स का मान क्या है, 50। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 50 वर्ष, ठीक?
तथा सोनू की आयु 20 वर्ष, क्योंकि y का मान क्या है 20 है, 20 वर्ष है। इस तरीके से हमने नूरी और क्या कहते हैं उनका आयु ज्ञात कर लिया है। 50 और 20, एक्स और वाई का मान हमने ज्ञात कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। इस तरीके से दूसरा सवाल हल हो चुका है बिना किसी देरी के। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है, और वो कैसी संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या कैसी होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे करते 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 99 तक। ठीक, ये सभी संख्याएं क्या है, 2 अंकों की संख्याएं। लेकिन सवाल में क्या कहा है, हमें वे संख्याएं लिखनी है या वे संख्याएं ज्ञात करनी है जिनमें संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसको जोड़ूं, यानी आपस में 1 + 0, तो उसका योग 9 आना चाहिए। तो क्या इसका योग 9 आ रहा है, 1 आ रहा है भाई, इसका योग करेंगे 1 + 1 2 आ रहा है। तो ये सभी संख्याएं नहीं होंगी। तो कौन सी संख्या होगी वो, आप जब ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको मिलेगा 1 + 8 18, ये 9 के बराबर आएगा। हाँ भैया ये तो 18 तो आ रहा है। वैसे जब आप आगे बढ़ोगे 27, 2 + 7, ये भी 9 के बराबर आएगा। तो हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका आपस में योग क्या है, 9 है। तो भैया आपने तो ढूंढ लिया, लेकिन जब आप ढूंढते चलोगे तो आपको कई सारी संख्याएं मिलेंगी। 72 मिलेगा, 81 मिलेगा, उसके बाद 37 मिलेगा, 37 नहीं 36, 36 मिलेगा, उसके बाद 63 मिलेगा। ठीक, ऐसी कई सारी संख्याएं होंगी जिनका आप योग करोगे और 9 आएगा। लेकिन हमें तो भाई एक संख्या याद करनी है। तो यहाँ पर एक संख्या याद करने के लिए हम क्या मानेंगे, इसको जब 2 अंकों की संख्याएं जब हमें पता चलती हैं तो हमें उसके बारे में क्या जानकारी होती है, भैया एक को हम इकाई का अंक कहते हैं और दूसरे को दहाई का अंक। ठीक, दहाई जो राइट साइड में लिखा होता है स्टार्टिंग से वो इकाई होता है, उसके बाद क्या होता है, दहाई होता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे 3668 है, 668, तो ये क्या है, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। ठीक, उसी हिसाब से ये जो 63 है इसमें इकाई का अंक है, दहाई का अंक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमें तो संख्या पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, इकाई के अंक को सपोज दैट हमने y मान लिया, और दहाई के अंक को हमने क्या मान लिया, x। दहाई के अंक को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और इकाई के अंक को y। तो इस हिसाब से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, xy हो जाएगी। ठीक, उस तरीके से हम आगे सवाल को हल करेंगे, xy मान लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम इन सभी संख्याओं को xy मान करके सॉल्व करेंगे। तो आइए, तभी तो हमें हमें एक वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, हल। ठीक, अब यहाँ पर हम आगे क्या लिखेंगे, माना दहाई का अंक बराबर x व इकाई का अंक बराबर y। हमने दहाई का अंक x मान लिया और इकाई का अंक y मान लिया। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आगे, आ, प्रश्नानुसार 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 क्या हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक बराबर है किसके, 9 के। ये समीकरण 1 हमारा मिल गया। अब उसके बाद अब हम दूसरे के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर तथा आ, उसके बाद दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो यहाँ पर संख्या है, संख्या हमने क्या निकाली, एक्स वाई। ठीक, एक्स वाई, क्योंकि दहाई और इकाई दोनों अगर हम लिखेंगे तो तभी तो संख्या आएगी, जैसे 18 है, 81 है, 63 है। ठीक, तो एक्स वाई। ठीक, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो एक्स वाई संख्या है इसका 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यानी संख्या के अंकों को जब हम पलटेंगे, वाई एक्स, पलटने पर क्या आएगा, वाई एक्स आएगा, वाई एक्स
का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना, यानी संख्या के अंक जो हैं उनका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। इस तरीके से हमें एक और समीकरण प्राप्त हो गया जिसका नाम हमने दे दिया समीकरण 2। ठीक, ये कौन सा समीकरण है? समीकरण 2। और जैसे ही हमने ये लिखा, ये हमारा सवाल हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो आपने एक्स वाई लिखा है ये गलत तरीके से लिखा गया है। क्यों लिखा गया मैं आपको बताता हूँ। एक्स वाई लिखने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि इस एक्स वाई को जब आप लिखते हो इसके बीच में इंटू छुपा होता है, यानी गुणे का चिन्ह, एक्स गुणे वाई। जब एक्स गुणे वाई आप करते हो तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूं, जैसे 3, तो यहां पर जैसे एक्स का मान 3 आ गया और वाई का मान 6 आ गया, तो इसके बीच में गुणे का चिन्ह हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस नाते 6 त्रिक 18, इस तरीके से चीजें आएंगी। तो हमें यहाँ पर x गुणा वाई नहीं लेना है, x गुणे वाई, यहाँ पर x इंटू वाई हमें नहीं लेना है। तो इस हिसाब से तो भाई 8 एक अन्नम 8 आ जाएगा, 8 एक अन्नम 8 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स वाई नहीं लेना है। उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, वो क्या होता है आइए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे 18 है, ठीक, 18 एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो यहाँ पर ये क्या है, दहाई का अंक, एक क्या है, दहाई का अंक। तो क्या मैं इसमें 10 से गुणा कर सकता हूँ? हाँ भाई ये कर सकते हो। प्लस ये क्या है, 8, ये क्या है, इकाई का अंक है। तो 8 गुणे इकाई यानी 1 से मल्टीप्लाई। अब इसको जब आप जोड़ोगे, 10 एकन्नम 10 प्लस 8 एकन्नम 8, 10 8 18, देखो सेम वही चीज आई कि नहीं? यानी कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब उसी तरीके से जैसे 63 है, इसमें 6 क्या है, दहाई का अंक है, तो दहाई 10 से गुणा, प्लस 3 क्या है, इकाई का अंक है, 3 गुणा 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 धामा 60 प्लस 3 एकन्नम 3, 60 प्लस 3 63। हाँ भैया, ये मतलब इस तरीके से हमें लिखना है। तो अब इस तरीके से लिखने के लिए इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, एक्स वाई को लिखने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे एक्स दहाई का अंक है तो गुणा 10 प्लस वाई इकाई का अंक है गुणा 1। ठीक, इकाई यानी 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा प्लस वाई का नम वाई वाई। तो यानी कि इस चीज को, जो ये एक्स वाई है, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा तभी सही तरीका माना जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर मैं मिटा दूं क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा यहाँ पर लिखेंगे संख्या। वो संख्या कौन सी है? तो वो जो हमारी संख्या है वो 10x प्लस वाई है। क्या है, 10x प्लस वाई। क्योंकि अब यहाँ पर हम कोई भी मान रखेंगे x और y का, तब हमारे पास सही वैल्यू आएगी। ठीक, तो 10x प्लस वाई। अब उसके बाद क्या करा है, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी अंकों को पलटने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या। तो अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या क्या हो जाएगी? तो उस हिसाब से जब एक्स वाई को 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो वाई एक्स को कैसे लिखेंगे? तो ये दहाई का अंक है तो वाई गुणे 10 प्लस एक्स क्या है, इकाई का अंक है, एक्स गुणे 1। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स एकन्नम एक्स। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 10y प्लस एक्स। और एक तरीका है इसको डायरेक्टली करने का, क्या आप कर सकते हो, जहां पर x है वहां पर y लिख दो, जहां पर y है वहां पर x लिख दो। ये आप अंक उलट दिया आपने, बस वही तरीका। ठीक, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या। ये सभी रफ कार्य थे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इस तरीके से जब हमने लिखा, तो यहां पर अब कह क्या रहा है, जो हमारी संख्या है, संख्या का 9 गुना। ठीक, अब सवाल के अनुसार चलेंगे, संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है यानी 10x प्लस वाई है, इसका 9 गुना। ठीक है, ये नहीं एक्स वाई का 9 गुना। समझ पा रहे हो? यानी 10x प्लस वाई का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का। ठीक, और वो भी 2 गुना। तो यहाँ पर क्या है, किसके बराबर है, संख्या के अंकों को हमने उलट दिया, 10y प्लस एक्स आया, इसके 2 गुने के बराबर है। इस तरीके से अब इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे, 9 दहम्मा 90x प्लस 9y बराबर 2 दहम्मा 20y प्लस 2x। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे हम। तो चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ। तो अचर पद है नहीं, चर पद को इधर लेकर के आओ, तो क्या हो जाएगा,
पहले मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, तो आगे हल करते हैं। 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। अब 20y को इधर लेकर के आएंगे और 2x को भी। 90x प्लस 9y माइनस 20y, उसके बाद ये क्या आ जाएगा इधर, माइनस 2x, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90x माइनस 2x, 90 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 90 में से 2 गया 88x। कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा संख्या है उसके आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस का, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, 20y और 9y, 20y में से 9y घटाएंगे तो क्या आएगा, 11y आएगा। 11 9 20 होता है, लेकिन चिन्ह जिसके सामने, बड़े अंक के सामने वाला चिन्ह माइनस बराबर 0। इस तरीके से हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने से पहले मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पर आप एक काम करो, क्या करो कि इसमें 11 से भाग कर दो या फिर 11 कॉमन कर लो। तो जब आप 11 से दोनों तरफ भाग करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्याएं कट जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 11 से भाग करने पर या फिर विभाजित करने पर, तो 11 से जब आप भाग करोगे तो 11 88, 8x आ जाएगा, माइनस 11 से जब भाग करोगे 1y आ जाएगा, बराबर 0/11 लिखोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये दूसरा समीकरण मिल चुका है, ठीक। इस तरीके से हमने दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया है, ये समीकरण 2। कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास मिल चुका है। अब यहाँ पर अब हम विलोपन विधि से इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, x का जो गुणांक है और यहाँ पर x का गुणांक समीकरण 1 और 2 में अलग अलग है, लेकिन जब आप y का गुणांक देखोगे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1 है, ठीक। चिन्ह भले अलग अलग हैं लेकिन जो गुणांक है सेम है, तो चिन्ह जब अलग अलग होंगे तो आपको जोड़ देना है और चिन्ह जब सेम होंगे तो आपको घटा देना है। चिन्ह जब अलग अलग, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपको कहा था कि मैं आपको चिन्ह जोड़ने वाला भी सिखाऊंगा, तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो आप सीधा जोड़ दो, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो आइए अब हम जोड़ देते हैं। x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और उसके बाद क्या है 8x माइनस वाई न बराबर 0। अब इसको जब आप जोड़ते हो तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं आपको समझा सकता हूँ। तो 8 1 9x हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस वाई माइनस वाई, आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कट गया, इस वाले पेन से मैं काट देता हूँ, ये कट गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया, बराबर 9 0 9। तो यहाँ पर 9x बराबर 9 आया और x बराबर 9/9, यहाँ पर गुणे में था, इधर गया भाग में, 9 एकम 9 9 एकम 9 9, x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब जैसे ही हमें x का मान पता चल गया, अब इसका मान हम समीकरण 1 में रख करके निकाल लें या फिर 2 में रख करके। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं x का मान। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x का मान, कहाँ पर है, x प्लस वाई बराबर 9। उसके बाद क्या हो जाएगा, x का मान रखेंगे 1 प्लस वाई बराबर 9, एक उधर जाएगा माइनस में होगा, ठीक। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ही रहने दो, y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, 9 में से 1 गया 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने y का मान भी ज्ञात कर लिया, और जैसे ही हमें x और y का मान पता चला तो उस हिसाब से आइए अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। और यहाँ पर जो है मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, x और y का मान मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दहाई का अंक बराबर x की जगह पर क्या हो जाएगा, 1। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
दहाई का अंक अतः, अतः नहीं, यहाँ पर लिखेंगे तो। तो दहाई का अंक बराबर 1, क्योंकि x का मान 1 आया था। इकाई का अंक बराबर 8, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक y है, y का मान 8 आया है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः ये चीज संख्या, वो जो हमें संख्या याद करनी थी ना, तो संख्या क्या है, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अतः वह संख्या, वह संख्या लिखो या फिर संख्या ही रहने दो, अतः संख्या पूछा है तो संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अब इसमें जब हम मान रखेंगे x और y का, तो क्या हो जाएगा, x का मान 10, x का मान 1 है, प्लस y का मान 8 है, 10 एकम नम 10 प्लस 8, 10 8 18। वो संख्या क्या होगी, वो जो संख्या है हमारी 18 होगी। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। ANSWER, ठीक, हमने संख्या को ज्ञात कर लिया। इस तरीके से हमने तीसरे सवाल को भी हल कर लिया। अब आइए चौथे सवाल पर चलते हैं। तो चौथा सवाल आपके सामने ये रहा, आइए इसको मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आगे हम हल करेंगे, ठीक है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट, 25 नोट। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। सवाल क्या कह रहा है, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। जैसे कोई मीना है, ठीक है, वो जैसे बैंक के पास जाती हैं खजांची के पास, बैंक में जाती हैं खजांची के पास, बैंक के मतलब बैंक में जाती हैं खजांची के पास जो कि पैसे देते हैं, ठीक। अब ये जब गई तो इनको 2000 रुपए बैंक से निकालने थे, ठीक, और उसमें इनको केवल 50 के नोट चाहिए, 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले, ठीक, और कुल 25 नोट चाहिए। कितने नोट, 25 नोट। कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप देखो, 50 रुपए का नोट होना चाहिए और 100 रुपए का नोट होना चाहिए, उसके अलावा कोई नोट और नहीं होना चाहिए, और कुल टोटल 25 नोट होने चाहिए, मतलब 25 नोट प्राप्त किए उन्होंने। 50 के और 100 के नोट उन्होंने लिए, वो 25 नोट हुए और 2000 रुपए हुआ, ठीक। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि आखिर जो मीना है उन्होंने 50 के कितने नोट प्राप्त किए और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। कुल मिलाकर के तो हमें पता है 25 नोट उनको मिले, लेकिन 50 का कितना नोट हो सकता है, 10 नोट मिले हों, 100 के हो सकता है 15 नोट मिले हों, कुल मिलाकर के 25 नोट हो गए। हो सकता है 50 के 5 नोट मिले हों और 100 रुपए के 15 नोट मिले हों, हो सकता है 50 के 15 नोट मिले हों, 100 रुपए के 10 नोट मिले हों, 15 10 25, ठीक। तो अब हमें तो पता नहीं है क्या होंगे, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 50 रुपए के नोट को x रुपए हम मान, मतलब x जैसे नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, नोटों की संख्या, नोटों की संख्या। कितने कितने नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और 100 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम एक को x मान लेंगे, जो कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x मान लेंगे, और 100 रुपए के नोटों की संख्या हम क्या मानेंगे, y। 100 रुपए मतलब कितना, मतलब नोट है, हमें ये ज्ञात करना है, ये नहीं ज्ञात करना है कितना रुपए है, ठीक। हमें रुपए नहीं ज्ञात करना है, हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी है। हमने संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, x और y। तो इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे। आइए, मैंने अभी तक यहाँ पर आपको समझाया है, अब कैसे हल करना है आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। इसको सबसे पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ। हल। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x। रुपए नहीं है, ये संख्या है, जैसे 5 नोट है, 10 नोट है, 20 नोट है, ठीक, उस हिसाब से 100 रुपए के तथा 100 रुपए के
नोटों की संख्या बराबर वाई। ठीक, इस तरीके से हमने 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या को मान लिया एक्स और वाई। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल के हिसाब से अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर अगर देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 2000 रुपए हमें कुल मिलाकर के करना है। देखो अब जैसे हमने एक्स के दो नोट प्राप्त किए, कितने नोट, दो नोट, तो हमारे पास 50, जैसे 50 रुपए के, 50 रुपए के हमारे पास दो नोट हैं, या मान लो मीना के पास 50 रुपए के कितने नोट है, दो नोट है, तो कुल मिलाकर के कितना रुपए होगा, कितना रुपए होगा 50 रुपए वाले नोट के, तो भैया 100 रुपए हो जाएगा, 50 दूना 100। तो अगर 5 नोट है, तो आप कहोगे कि 50 50 के 5 नोट, तो यहाँ पर 5 नोट का मतलब ये है 50 25 250 रुपए। अगर 10 नोट है, 10 नोट है, तो आप कहोगे 10 25 50 500 रुपए। अगर 15 नोट है, तो आप कहोगे 15 25 75 750 रुपए। तो यानी कहने का मतलब ये है, जो नोटों की संख्या गुणे 50 रुपए, वो बराबर होते हैं टोटल रुपए के। ठीक, यानी जब हमें टोटल रुपए ज्ञात करने होंगे, नोटों की संख्या में जो रुपए रुपए है, जितने रुपए का नोट है, आपस में जब हम गुणा करते हैं, जैसे 5 दूनी 10, 100 रुपए, 50 25 250 रुपए, 10 पचे 50 500 रुपए, 15 पचे 75 750 रुपए। ठीक, यानी कहने का मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 50 रुपए के नोटों की संख्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 50x। हाँ भैया लिख सकते हो, एक रखोगे 50 का नाम 50 रुपए, दो रखोगे 100 रुपए, तीन रखोगे 150 रुपए, चार रखोगे 5 चौक 20, 200 रुपए। ठीक, इस तरीके से प्लस 100 रुपए के अगर वाई नोट हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या कहेंगे, 100 वाई। एक नोट होगा 100 रुपए हो जाएंगे, दो नोट होगा 200 रुपए, पांच नोट होगा 500 रुपए। ठीक, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, तो कुल मिलाकर के 2000 रुपए होने चाहिए, जैसा कि सवाल में कहा है। तो इस तरीके से हमने पहला समीकरण प्राप्त कर लिया है बिना किसी समस्या के। और यहाँ पर जैसे ही हमने पहला समीकरण प्राप्त किया, इसको हम क्या करेंगे, पहला समीकरण प्राप्त तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर हम एक चीज और करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो क्या मैं इसको 50 से भाग कर सकता हूँ, तो आप देखो, हाँ भैया 50 से भाग कर सकते हो, 50 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये तो कटेगा, 50 दूना 100, ये भी कट जाएगा 40 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम काटेंगे, तो यहाँ पर 25 पंजे 125, तो यहाँ पर कट जाएगा, हाँ, जीरो से जीरो, यहाँ पर 50 से भाग करने पर दोनों तरफ 50 से, या फिर भाग मत करो यार, जाने दो, आपसे भाग करवाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, जाने दो, भाग नहीं करेंगे, सीधा आगे लिखेंगे। ठीक, अब ये पहला केस हमने प्राप्त कर लिया, अब दूसरे पर चलते हैं। अब दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है, 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है। इन जब दोनों नोटों की संख्या को जोड़ेंगे, तो कुल 25 नोट हमें मिलते हैं। इस तरीके से हमने दोनों दोनों समीकरण प्राप्त कर लिए। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब बिना किसी देरी के आइए इस समीकरणों को हल कर लेते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो हमें या तो x का गुणांक बराबर करना है, या तो y का। तो x का गुणांक बराबर कर लेते हैं। जब हम x का गुणांक बराबर करेंगे, तो दोनों तरफ 50 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 50 से गुणा करने पर, हम इसमें 50 से गुणा कर रहे हैं, तो इसको समीकरण रहने ही देते हैं मानने के लिए, इसको रहने दो, समीकरण मत मानो। यहाँ पर इसमें हम दोनों तरफ 50 से जब गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा, प्लस, एक सेकंड में पहले लिख देता हूं। जब हम 50 से गुणा करेंगे, 50 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 50 गुणा 25। ठीक, अब यहाँ पर x प्लस वाई, 50 का नाम 50x प्लस 50y बराबर 25 पंजे 125, 1250। इस तरीके से जब हमने हल किया, तो ये हमारे पास समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक, ये क्या है, समीकरण 2, इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 2।
अब जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसका जो गुणांक है x का गुणांक समीकरण 1 में बराबर है x का गुणांक समीकरण 2 के, ठीक। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये चिन्ह अगर समान है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो आइए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y बराबर 2000, 50x प्लस 50y बराबर 1250, ठीक। ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 50 में से 50 कट जाएगा, 100 में से 50 माइनस 50 तो 50 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले अंक के सामने जो होगा वो बराबर 2000 में से 1250 घटाएंगे, आप जब घटाओगे तो 0 में से 0, 10 में से 5 गया 5, 750, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50y बराबर 750, y बराबर क्या हो जाएगा, 750 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 50, 5 का नाम 5, 15 पचे 75, तो y बराबर 75, ठीक है। तो y का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, y का मान 15 आ गया, यानी कि जो 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, 15 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है, तो उसको हम समीकरण क्या कहते हैं, 1 2 इसमें रख देंगे, इसको हम क्या करेंगे, हाँ, x प्लस वाई बराबर 25 में हम रख देते हैं, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया, ठीक। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे, तभी गलत हो रहा है। x प्लस वाई बराबर 25, y का मान रखेंगे यहाँ पर तो x प्लस 15 बराबर 25, 15 उधर जाएगा, x बराबर 25 माइनस 15, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा x का मान, ठीक। इस तरीके से हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया। तो इस हिसाब से अगर आप सवाल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर 15, ठीक। 50 रुपए के नोटों की संख्या मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, यहाँ पर लिख ही देता हूँ, अतः 50 रुपए के नोट, अगले पेज में लिखता हूँ यार, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अतः अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 व 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15 है। इस तरीके से हमने इस सवाल को जो है हल कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने चौथे सवाल को भी हल कर लिया। अब आइए इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के आखिरी सवाल पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपके सामने सवाल दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे रहने देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, ये पढ़ते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ये नियत नियत वाला सवाल हमने पहले भी कर लिया है, लेकिन वो ऑटो रिक्शा वाला था। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल में नियत किराया का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है। नियत किराया का मतलब ये होता है कि आपने पुस्तकालय से कोई पुस्तक निकाल लिया, ठीक, निकाल लिया। अब आप उसे अपने घर पर चाहे जितने दिन तक ले रखो, जैसे 5 दिन 10 दिन, ठीक।
लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रथम 3 दिन। क्या कह रहा है, प्रथम 3 दिन, यानी कि आप से 3 दिन के बाद चाहे जितने दिन आप घर में रखो अपने, वो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रथम 3 दिन का किराया होगा, 3 दिन का नियत किराया, यानी वो आपको देना पड़ेगा। नियत किराए का मतलब ये है फिक्स, यानी कि अब आप इसे मतलब जैसे बदल नहीं सकते हो। यहाँ पर जैसे ये फिक्स रेट है, जैसे प्रथम 3 दिन का किराया, अगर आप जैसे मान लो अपने घर से क्या कहते हैं, मतलब पुस्तकालय से आपने पुस्तक लिया और अपने घर पर लेकर के गए। अब फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे 1 दिन में वापस कर रहे हो, 2 दिन में वापस कर रहे हो, या फिर 200 दिन में वापस कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आपको फिक्स रुपए देना ही पड़ेगा, वो नियत रुपए 3 दिन का देना ही पड़ेगा। अच्छा भैया, मैं 1 दिन के लिए लेकर के जाऊंगा तब भी 3 दिन का देना पड़ेगा? हाँ, आपको 3 दिन का तो चुकाना ही चुकाना पड़ेगा, चाहे आप 1 घंटे के लिए ही क्यों लेकर के जाओ। 2 दिन के लिए लेकर के जाओगे तब भी आपको 3 दिन का नियत किराया देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भैया मैं 3 दिन के बाद यानी 4-5 दिन के लिए लेकर के जाऊंगा। हाँ, आप 4-5 दिन के लिए लेकर के जाओगे तब भी आपको नियत किराया देना पड़ेगा, प्लस आपको जैसे 5 दिन के लिए आप लेकर के गए, ठीक, 3 दिन का आपको नियत किराया देना पड़ेगा, प्लस 2 दिन जो बचेगा आपको एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा, एक्स्ट्रा जो मतलब यहाँ पर ये कह रहे होंगे कि मतलब इतना रुपए अलग से, अगर हर दिन आप लेकर के जा रहे हो, 1 दिन का जो अलग से किराया होगा वो जुड़ता जाएगा। जैसे 1 दिन आप 5 रुपए है 1 दिन का, ठीक, अलग से जो किराया होगा 1 दिन का अगर 5 रुपए है, 5 रुपए, तो 2 दिन आप लेकर के गए हो तो 5 दूनी 10 रुपए, ठीक। 3 दिन लेकर के जाओगे 5 × 15, यानी गुणा हो जाएगा, 6 × 18, मतलब 4 दिन लेकर के जाओगे 5 × 20, 5 दिन लेकर के जाओगे 25 रुपए, 6 दिन के लिए 5 × 30 रुपए, इस हिसाब से समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर जो भी मैंने तिकड़म किया है उस हिसाब से आइए सवाल पर चलते हैं, ज्यादा 3-5 ना करते हुए। तो सवाल में अब हमें हल कैसे करना है इसको, तो हम मान लेंगे, माना नियत किराया हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माना नियत किराया, सवाल में जो पूछा हो वही हम मान लेते हैं इसमें। सबसे आसान तरीका, माना नियत किराया बराबर क्या है, एक्स रुपए, ऐसे नहीं, यहीं पर लिखते हैं एक्स रुपए। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर वाई रुपए। इस तरीके से हमने सवाल में मान लिया। अब यहाँ पर इसको हमें हल कैसे करना है, हल करने के लिए यहाँ पर इसको पहले मुझे जूम आउट करना पड़ेगा, कुछ चीजें छूट गई हैं, उसको अपनी जगह पर लाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर माना नियत किराया एक्स रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपए हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, वही फॉर्मेट रहेगा, कुछ बहुत यहाँ पर चेंजेस नहीं करने होते, ठीक। क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, जो नियत किराया है वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस प्रत्येक अतिरिक्त दिन, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा, कितने दिन तक, 7 दिन तक। तो उस हिसाब से हम सवाल में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नानुसार, इसको मैं नीचे लिख देता हूं पहले। पहला केस, पहला केस किसका है, सरिता का। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि सरिता ने रुपए अदा किए, यहाँ पर अदा किए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरिता ने रुपए अदा किए, सरिता ने रुपए अदा किए। अब कितने रुपए अदा किए, तो यहाँ पर पहले तो नियत किराया 3 दिन का उन्हें देना ही देना है। उसके बाद कितने दिन तक, अच्छा पहले देखो यहाँ पर सवाल में क्या कहा है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक खरीद रखा, ठीक, कितने दिन तक, 7 दिन। तो यहाँ पर 3 दिन का नियत किराया पहले अलग से आपने लिख लिया, प्लस कितने दिन और रखा इन्होंने एक्स्ट्रा, तो 3 दिन का आपने नियत किराया ले लिया, ठीक, वो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद 7 - 3, 4 दिन एक्स्ट्रा आपने रखा, उसका आपको अलग से किराया देना पड़ेगा। यहाँ पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई है, तो 4 दिन का किराया क्या हो जाएगा भैया, 4 वाई, गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 दिन का मान लिया हमने 5 रुपए है, ठीक, 1 दिन का।
तो 4 दिन का 20 रुपए होगा तो गुणा हो जाएगा आपस में, 5 चौक 20, तो वैसे हमने 4 y लिख दिया बराबर। कुल मिलाकर के क्या है, 27 रुपए इन्होंने अदा किया है, तो 27 हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पर ये लिखा, हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया, ठीक। ये इसको हमने नाम धर दिया, इसका हमने समीकरण 1। अब उसके बाद अगले वाले सवाल पे चलते हैं, अगले वाक्य पर। तो अब अगला कौन है, सुसी। तो सुसी ने रुपए अदा किए, सुसी ने रुपए अदा किए। अगर सुसी पुस्तकालय से कोई भी पुस्तक लेकर के जा रहे हैं, तो उनको भाई यहाँ पर पहले तो एक्स रुपए नियत किराया देना ही पड़ेगा, एक्स नियत किराया देना पड़ेगा। उसके बाद अब एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए लेकर जाएंगे, 5 दिन ओवरऑल, कुल मिलाकर के 5 दिन। आपको ये नहीं करना है 5 y कर दो, नहीं, यहाँ पर आपको 3 दिन घटाना है, नियत किराया यहाँ से आप निकालोगे, पहले घटा दिया हमने, 3 दिन नियत किराया लिख दिया, उसके बाद 5 दिन के लिए बचा कितना, 2, तो 2y हो जाएगा। क्यों हो जाए, क्योंकि 2 दिन है, 5 रुपए है, 5 दूनी 10, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिया है, फिक्स नहीं है, अभी पता नहीं है हमें, इसीलिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं। बराबर कितने रुपए, 21 रुपए अदा की। इस तरीके से हमने सवाल को कर लिया है अपने कब्जे में, और ये समीकरण 2 हमारे पास आ चुका है। और जैसे ही हमारे पास समीकरण 2 आ गया, तो अब यहाँ पर इसको हम विलोपन विधि से बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ऐसे मैंने कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं क्या, हाँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, कि अब हाँ, हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा, कि यहाँ पर जो x का गुणांक है और दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक सेम है, चिन्ह भी सेम है, तो हम घटा देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 माइनस 2, आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो x+4y। सवाल इतना बड़ा है लेकिन बहुत आसान सा है, बस आपको समझने की जरूरत है। x+4y बराबर 27, x+2y बराबर 20। घटा दो आप, आपने घटाया, x में से x जाएगा, कट जाएगा, कट करके भस्म हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2, चिन्ह बड़े वाले का प्लस, बराबर 20, 27 में से 20 गया, 7, 27 में से 20, 20 नहीं, यहाँ पर 21 है, 21 है, 21 है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21, 27 में 21 गया, 6, तो यहाँ पर क्या गया, 2y बराबर 6, तो 2 उधर जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, तो y बराबर क्या आ गया, 3। इस तरीके से हमने y बराबर क्या फाइंड आउट कर लिया, 3 ज्ञात कर लिया। और जैसे ही हमें y का मान मिल गया, अब इसका मान हम समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर। अब जैसे ही हमने y का मान समीकरण 2 में रखा, तो क्या है, x+2, y का मान क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 बराबर 21, 3 दूनी 6, यहाँ पर प्लस का 6 होगा, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, x 21 माइनस 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 में से 6 गया, 15 6 का 15, समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर 15 x का मान हो जाएगा। इस तरीके से हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया। और जैसे हमें x और y का मान पता चला, तो उस हिसाब से हमें नियत किराया और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया का मान भी पता चल गया। तो यहाँ पर अगले पेज पर हम क्या लिखेंगे, अगले पेज पर हम लिखेंगे अतः नियत किराया, जिसको हमने x माना था, x का मान क्या है, 25, 15 रुपए, वह प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y का मान क्या है, 3 रुपए। इस तरीके से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया, यहाँ पर यही हमारा क्या है, आंसर है।
ANES। ठीक, इस तरीके से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया, पांचवें सवाल को। और बस यही आपको समझाना था, पढ़ाना था। अब उसके बाद अगले चैप्टर पर आएंगे, चैप्टर नंबर 4। और जाने से पहले यहाँ पर अगर आप शतक 2027 बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9598509664 पर। और आपको ये सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और इसी के साथ चलते हैं, और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और बाकी के वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो देखिए। और आगामी सभी वीडियोस, आने वाली वीडियोस उसमें ऐड कर दी जाएंगी, तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। और मैं आपसे वही मिलता हूँ, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।